जिंदगी में अक्सर अपने डेली रूटीन से हटकर जब कुछ नया करना या सीखना होता है, पता नहीं कहां से मन में एक झिझक आ जाती है, अनजाना सा डर पैदा हो जाता है। और जानते हैं सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या? मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, कैसे करूंगी, ना समझ आया तो। और बहुत बार सीखना चाहते हुए भी शुरू करने से पहले ही हार मान लेती हूँ। जैसे फोन की कोई नई ऐप या फीचर हो, ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई नई टेक्नोलॉजी हो, ट्रेनिंग हो या कहीं कोई प्रेजेंटेशन देनी हो। शुरू में सब बहुत मुश्किल लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सविता जी, ऐसा लगभग सबके साथ होता है। अच्छा। हम जब भी कुछ नया करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, और बहुत बार इन विचारों के कारण हम कुछ नया कर ही नहीं पाते। और अगर हम इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से कहीं रुक गए तो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं आ पाएंगे। कितना कंफर्टेबल होता है ना ये कंफर्ट जोन। बिल्कुल। कभी कभी लगता है इससे बाहर आना ही क्यों है। जी, लेकिन बाहर नहीं आएंगे तो फिर जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। आपकी बात सुनकर एक सूफी संत की कही वो पंक्ति याद आ गई। जी। If each day is a copy of the last one, what a pity. बिल्कुल। जब तक कुछ नया नहीं करेंगे आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आसान जिंदगी अच्छी तो बहुत लगती है, पर ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए जिंदगी में आने वाले हर चैलेंज को स्वीकार करें, फिर चाहे वो कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। सही, ये मुश्किलें ही तो हैं जो उंगली पकड़कर नए नए रास्तों तक ले जाती हैं। बिल्कुल। दिमाग कुछ हटकर सोचने लगता है, नया ढंग, नए तरीके खोज निकालता है और उन संभावनाओं को जन्म दे देता है जो कभी एग्जिस्ट ही ना करती, मनीष जी, अगर जीवन में ये मुश्किलें ना आती। बिल्कुल जी। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं जो हमारे पास होती हैं, जिनका हमें पता नहीं होता, तो आज उन्हीं पर चर्चा करने के लिए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हम हैं आपके साथ। मैं मनीष। मैं सविता। नमस्कार। धन निरंकार। ये उस समय की बात है जब बच्चे बहुत छोटे थे। जी। एक दिन शाम को हस्बैंड काम से बहुत उदास घर लौटे। पूछने पर बताया कि जिस कंपनी में वो काम करते थे वो कंपनी बंद हो रही है। जिसका मतलब जल्दी ही कोई दूसरी जॉब देखनी होगी। इसके बाद से वो बहुत परेशान रहने लगे। एक रात मेरी नींद खुली तो देखा वो जाग रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। रात के 2:30-3 बजे थे। मैं भी उठ के बैठ गई। थोड़ा परेशान भी हुई उन्हें ऐसे देखकर, पर फिर सिमरन किया, सोचा और उनसे कहा, बस अब जॉब के बारे में सोचना बंद करो, अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं। आपको तो बहुत सारी फील्ड्स की नॉलेज है, आप कर लोगे। वो हैरान होकर कहने लगे, कैसी बातें कर रही हो, सिर्फ नॉलेज से क्या होता है, एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। साधन सीमित हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लें। मैंने हमेशा जॉब की है, बिजनेस का तो कभी सोचा तक नहीं। मैंने कहा अब सोच लो। और फिर उन्हें वो लाइन सुनाई जो मुझे किसी ने सुनाई थी। जी। अगर जिंदगी में वो चाहिए जो पहले कभी नहीं मिला, तो वो करना होगा जो पहले कभी नहीं किया। और रिस्क तो हर चीज में है, अभी भी तो सब कुछ अनसर्टेन ही है। ये सब सुनकर उन पर थोड़ा असर हुआ। वो भी मेरे साथ मिलकर इस बारे में सोचने लगे। निराकार का आधार लेकर हमने पूरी रात बैठ के प्लान किया, और आप यकीन मानेंगे जी, अगले ही दिन वी स्टार्टेड। वाह। छोटे से स्केल पर घर से शुरू करके दिन रात एक कर दिया। बिजनेस बढ़ाया, बुटीक खोला, फिर सैलून खोला जिसमें एक छोटा सा पार्लर भी था। दातार की कृपा से सब अच्छा चलने लगा। इस सब के साथ साथ हस्बैंड ने फिटनेस फील्ड में भी एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दिया और फाइनली उसी में अपना करियर बनाया, क्योंकि फिटनेस में आकर ही रियलाइज्ड कि वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब सोचती हूँ अगर जिंदगी में वो मुश्किल ना आती तो ये भी ना होता, ना हम तरक्की करते और बिना एक्सप्लोर किए उनको ये कभी पता ही ना चल पाता कि वो और क्या क्या कर सकते हैं।
वाह, आपकी बात सुनकर मुझे अपना भी एक्सपीरियंस याद आ गया। सुनाइए। जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ मुझे लगभग 31 साल हो गए हैं। 31 साल? जी। और इतने सालों में आपको ऑफिस के लगभग हर काम का अंदाजा हो जाता है जी, क्योंकि आपके लिए वो सब रूटीन बन चुका होता है। और मैं भी जितना मुझे काम दिया जाता था उस काम को बहुत कंफर्ट जोन में रह के करना शुरू हो गया था। अच्छा। लेकिन कोविड टाइम में हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि जो लोग 58 या इससे ऊपर एज के हैं, जो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, उन सबको रिटायर कर दिया जाए। और मेरे अपने डिपार्टमेंट से लगभग 6 लोगों को जो कि रिटायरमेंट एज पे थे उन्हें रिटायर कर दिया। 6 लोगों को? जी हाँ, और उसमें एक मेरे बॉस भी थे। अच्छा। अब मैं बिल्कुल फ्रंट पे आ गया और मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई, जिसके लिए मैं एक्चुअली मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। अब ऐसा लगा कि आगे की जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर महापुरुषों की कही वो बात ध्यान में आ गई कि किसी भी सिचुएशन से गुरु से घबराता नहीं है और गुरु की शिक्षाओं को सामने रख के नए सिरे से मेहनत करता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। जी। बीच बीच में काम का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता था कि कई बार ऐसा ध्यान आया कि मैं रिजाइन ही कर दूं। अच्छा। घर में भी सबको कह रखा था कि किसी दिन रिजाइन करके शाम को घर आ जाऊं तो हैरान मत होना। ओह। पर घर में सब हौसला बढ़ाते थे। और फिर मैंने देखा लगभग 2-3 महीने बाद लगातार काम करते रहने से वो काम जो मैं 1 हफ्ते की प्रिपरेशन से कर पाता था, अब वही काम मैं 2-3 घंटे में कर लेता था। क्या बात है। शुरू में बहुत मुश्किलें आई, मुझे कई जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती थी और तब जाके मैं कोई रिपोर्ट बना पाता था। फिर रात भर बैठ के प्रेजेंटेशंस की प्रिपरेशन करता था। लेकिन अब लगातार उसी काम को करते रहने से जहां एक तरफ परफेक्शन आ गई, वहां 1 हफ्ते का काम अब 2-3 घंटे में ही हो जाता है। अच्छा। जी। अब पिछले 10-15 दिन से सेम सिचुएशन आ गई है, नए नए चैलेंजेस आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार मैं मेंटली प्रिपेयर हूं क्योंकि अब ये सिचुएशन मेरे लिए नई नहीं है। वाह मनीष जी, किसी ने बिल्कुल सही कहा है ना जी। कोई भी काम शुरू करने से पहले असंभव ही लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन उस असंभव को अगर डेयर बना लेना, जैसे कि आपने किया, तो फिर असंभव भी संभव हो जाता है। बिल्कुल। और अब मेरे नए बॉस ये कहते हैं कि मैंने आपके बारे में सुना है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो आप उसको सीखने में कोई शर्म नहीं करते। यू आर ए गुड लर्नर। कमाल। वो शेर भी है ना जी। मुश्किलें दिल में नई शम्माएं जला देती हैं। जी। गम से बुझ जाना तो दरवेशों का दस्तूर नहीं। बहुत सुंदर। अब मुझे भी याद आया, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। क्या बात है। चलिए मनीष जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आगे बहुत लंबा सफर तय करना है। जी जरूर। चलिए सुनते हैं एक पावन शब्द संपूर्ण अवतार बाणी से। दुखिया भी हो जाए सुखल्ला, दुखिया भी हो जाए सुखल्ला, जे ओ रब नू जान लए, जे ओ रब नू जान लए, जे ओ रब नू जान लए, जे ओ रब नू जान लए। माया दा रंग चढ़ नहीं सकदा, माया दा रंग चढ़ नहीं सकदा, जे रब दा रंग मान लए, जे ओ रब नू जान लए, जे ओ रब नू जान लए, दुखिया भी हो जाए सुखल्ला। भुल जाए निरंकार नू जेड़ा जमदा मरदा रहिंदा ए, दुखां दे विच घिरिया होया, दुखां दे विच घिरिया होया, हाय हाय कुरलांदा ए, हाय हाय कुरलांदा ए, हाय हाय कुरलांदा ए, दुखिया भी हो जाए सुखल्ला। हौमे दे विच बजदा जांदा, जो जो करम कमांदा ए,
कहे अवतार पूरा गुर पेटे, कहे अवतार पूरा गुर पेटे, ताए सहज समादाए, ताए सहज समादाए, ताए सहज समादाए, दुखिया भी हो जाए सुखल्ला, दुखिया भी हो जाए सुखल्ला, दुखिया भी हो जाए सुखल्ला। मनीष जी, आज सुबह टीवी पर एक इंटरव्यू देखा। इंटरव्यूअर ने एंड में अपने गेस्ट सेलिब्रिटी से कहा, जाते जाते आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? जी। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूँ जस्ट बी योरसेल्फ। सुनते ही लगा बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ में तो मेरा अच्छा और बुरा दोनों शामिल है ना जी। तो कितना अच्छा हो अगर बी योरसेल्फ की जगह कहा जाए बी बेटर। वाह। एक ही तो जिंदगी मिली है, एक ही बार जीना है, तो क्यों अपने आप को सीमित दायरों में बांध कर रखें? जी। अपने दिल की, दिमाग की हर खिड़की, हर दरवाजा खोल दें। बात पता है क्या होती है? बात इंटरेस्ट की होती है। जो अपनी फील्ड समय पर पहचान जाते हैं ना, उन्होंने तो कितनी कितनी मिसालें कायम की। साइंटिस्ट बने, इन्वेंशंस की, डॉक्टर बने, रिसर्च की, राइटर बने, किताबें लिखी, इंजीनियर, प्रोफेसर, शेफ, आर्किटेक्ट, आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स खड़े कर लिए और जाने क्या क्या। अब इनमें से कौन सा काम है जो आसान है? बस हर वो काम जो करने की आपको दिल से इच्छा हो वो मुश्किल होकर भी आसान है, और अगर इच्छा नहीं तो आसान भी मुश्किल लगता है। बिल्कुल ठीक है आप। बाबा जी अक्सर कहा करते, अगर एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले वो पर्वतारोही ऊंचाई से डर जाते, कहते कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो कोई कभी एवरेस्ट पर ना पहुंच पाता। जी। चांद पर रवाना होने से पहले अगर एस्ट्रोनॉट्स हिम्मत हार जाते तो चांद पे पहुंचना सिर्फ एक सपना रह जाता। बिल्कुल। सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या है मनीष जी? क्या? नॉट टेकिंग एनी रिस्क। माना इंसान हर फील्ड में बेस्ट नहीं हो सकता, पर हर इंसान किसी फील्ड में तो बेस्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कुछ तो करना ही है, कोई जिद तो पकड़नी ही है। क्यों रहती है तो धूप के मौसम को कोसती जी। बेहतर है कर ले जिंदगी बादल से दोस्ती। जीना है तो वजह भी ढूंढ ले, साहिल ना सही तिनका ही ढूंढ ले। क्या बात कही है। कहा भी गया है कि योर टैलेंट इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, व्हाट यू डू विद इट इज योर गिफ्ट बैक टू गॉड। सही। द ह्यूमन माइंड हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल। हमारी क्षमताएं तो असीमित हैं, मगर हम उन क्षमताओं को पहचानते कितना है ये मायने रखता है ना। दुनिया भर को जानने में लगे रहते हैं, पर कभी अपने विषय में भी जानने की कोशिश तो किया करें। अपनी पर्सनल ग्रोथ हमारे खुद के हाथ में होती है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, अपो दीपो भव। मैं तो सिर्फ राह दिखा सकता हूं, बाकी सही मार्ग पर चलना तो मनुष्यों का स्वयं होता है ना। अपने दीप स्वयं बनो। कितना अच्छा हो अगर अपने हर योग्यता के क्षेत्र को पहचान कर सभी उस दिशा में आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। वाह। आइए अब सुनते हैं एक ऐसे ही महात्मा से उनके अनुभव, जिनके जीवन में कठिनाइयां तो बहुत आईं, लेकिन उनका रास्ता नहीं रोक पाईं। तो हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री गौतम नागपाल जी को, जो कि फ्रांस से हैं। After my class 12th, I decided to do chartered accountancy. कुछ 3 साल, 3.5 years की पढ़ाई के बाद एंड ऑलमोस्ट एक इंटर्नशिप के बाद एक लॉ फर्म के साथ, I realized that this is not the work that I would like to do for the rest of my life. CA is just not for me. And उस टाइम पे I felt clueless, lost and scared. I didn't know what to do next. And Simran and spirituality at that time really helped me stay afloat. It helped me to stay in the present moment rather than get swayed by anxieties. एक और चीज़ जो बिल्कुल साथ रही एक कांस्टेंट की तरह, वो थी कॉन्फिडेंस, जो संगत में सुनते थे विश्वास के बारे में. It really helped. Eventually,
आई डिसाइडेड टू डू एन MBA। और MBA के लिए एक एग्ज़ाम पास करना था ZAT। अब अगर उन सोचों में पड़े रहते कि व्हाट विल आई डू नेक्स्ट एंड इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया, तो शायद वो एग्ज़ाम भी पास नहीं हो पाता। और उसके बाद फिर MBA किया, फिर बाहर फ्रांस आए पढ़ने के लिए। अब नाउ आई एम कंप्लीटिंग अ PhD। नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक, तो हाइंडसाइट में मुझे ये लगता है कि अगर उस टाइम पे वो एक अवस्था नहीं होती, वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, गॉडफिडेंस, तो शायद आज यहाँ इस तरीके में नहीं बैठे होते। तो ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि इवन व्हेन यू डोंट सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, स्टिल वी शुडंट लूज होप, बिकॉज वो एक गॉडफिडेंस हमारे साथ है कि ये हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इट रियली हेल्प्स। और आज दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस एंड दैट रियलाइजेशन स्टेज विद मी टिल टुडे। सविता जी, जैसे कहते हैं ना कि फियर इज द एनिमी ऑफ सक्सेस जी, पर मुझे लगता है कि कहीं डर भी जरूरी है। ये जो डर है ना, हमें सही रास्ते पे चलने में मदद करता है, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। पर बस ये जो फियर ऑफ चेंज है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वजह से कितने लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। कहीं डर हावी हो जाता है तो कहीं आत्मविश्वास की कमी हो जाती है जी, और रही सही कसर आलस पूरी कर देता है। बिल्कुल ठीक। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना जी, इट मेक्स इजी थिंग्स हार्ड एंड हार्ड थिंग्स हार्डर। ग्रेट, बिल्कुल। सपने तो सभी देखते हैं मनीष जी, पर उनको पूरा करने के लिए करते क्या हैं? कल से पक्का मॉर्निंग वॉक शुरू, कल से जंक फूड बंद, स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट, अलार्म सेट कर दिया है, कल पूरे 7 बजे सत्संग पहुंचना है। आप देखना, कल से लाइफस्टाइल पूरा चेंज। अरे कौन सा कल, किसने देखा है ये कल? स्कूल में जब 2 महीने की छुट्टियों में होमवर्क मिलता था जी, मैं सोचती थी कल पहली छुट्टी है, कल से ही लग के होमवर्क करना शुरू कर दूंगी। 15 दिन में पूरा होमवर्क खत्म और फिर बस एंजॉय। पर होता उल्टा था। पूरे 2 महीने एंजॉय करके लास्ट का 1 हफ्ता सुबह शाम लिख लिख के भी होमवर्क कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेता था। बिल्कुल सच। हर साल नई क्लास का पहला दिन, नई नई किताबें इतनी प्यारी लगती थी। और उस साल तो अपने आप से वादा होता था, पहले दिन से पढ़ाई करनी है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बिल्कुल। पर सच्चाई कुछ और ही होती थी। एग्जाम से ठीक 1 महीना पहले से वो सीरियस वाली पढ़ाई शुरू होती थी, जो पहले दिन से करनी होती थी। बिल्कुल। और जानते हैं, ये कल पे टालने वाली आदत भी उम्र के साथ साथ बड़ी होती गई। ऑफिस में रिसेप्शन पर रखे अटेंडेंस रजिस्टर को देखकर भी बिना हाजिरी लगाए आगे चलते जाना, खुद से ये कहते हुए कि अभी कुछ देर में लगा लूंगी। वो अभी जो कभी नहीं आता था। अपडेट योर पेमेंट के नीचे दिए गए 2 ऑप्शंस में से फटाफट नॉट नाउ पे क्लिक कर देना, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस टाइम वेस्ट करेगा। अभी तो ड्यू डेट दूर है, कल कर लेंगे। कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, वाकई क्या ही फर्क पड़ता है। होमवर्क जैसे तैसे पूरा हो ही जाता था। ज्यादा से ज्यादा क्या, कुछ कॉन्सेप्ट्स ही तो समझ नहीं आते थे, क्योंकि कम टाइम में खुद से समझकर तो होता नहीं था, कॉपी करना पड़ता था। और 1 महीना सीरियस वाली पढ़ाई पढ़ के रिजल्ट भी ठीक ठाक आ ही जाता था, बेस्ट नहीं होता था बस। टीचर हमेशा कहते थे, तुम इससे कहीं ज्यादा अच्छा कर सकती हो अगर थोड़ी मेहनत और कर लो। पर जैसे तैसे एक एवरेज लाइफ तो बन ही गई। 15 दिन की अटेंडेंस का एक साथ लगा लेना या बिल कभी कभी फाइन के साथ भर देना भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, बस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होती जा रही थी। फिर एक दिन पड़ोस के एक सज्जन को उनके घर के बाहर परेशान खड़ा देखकर पूछ लिया, क्या हुआ? बोले, क्या बताऊं, नया बिजनेस स्टार्ट किया था, इतना अच्छा चल रहा था, पार्टनर से किसी बात को लेकर अनबन हुई, छोड़ना पड़ गया, बड़ा लॉस हो गया। मैंने पूछा, कितना लॉस हुआ? तो जवाब में बोले, बस 15-20 लाख ही 1 साल में कमा पाया। अच्छा। मैंने कहा, ये लॉस है? तो बोले, आप नहीं जानते, उसे 1 साल में मैं उस बिजनेस से 70-80 लाख कमा सकता था। अच्छा। अगर मैंने उसे हल्के में ना लिया होता। सुनकर लगा ये तो सच में लॉस है। और मनीष जी, उसी समय मुझे अपने लॉस का भी अंदाजा हो गया। हर परिंदे को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले
पंख दिए जाते हैं जी। पर अगर कोई पक्षी बिना पूरे पंख फैलाए घर की छत तक उड़कर ही वापस लौट आए तो देने वाला क्या कर सकता है। बिल्कुल सच। उस दिन पता चला अपनी सामर्थ्य का पूर्ण विकास ना करना दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है जी। जिस उम्र में भी जिसके जो कर्तव्य हैं अगर वो उनको 100% देकर नहीं निभा रहा तो वो अपने परिवार की, समाज की, अपने देश की ग्रोथ को कम कर रहा है। जी, ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है। जो बचपन या युवावस्था में जिंदगी को बहुत आसान रहने देते हैं, संघर्षों से बचते हैं ना, उनके लिए आगे का पूरा जीवन ही उस संघर्षों से भरा हुआ हो सकता है। जैसे मुझे याद आया कि हमें ये बात बहुत पहले कहीं सुनने को मिली थी कि जैसे एक कैटरपिलर होता है ना, वो कोकून से बाहर आने के लिए पूरा जोर लगाता है जी, लेकिन अगर सामने खड़ा बच्चा उसे तड़पते हुए देखकर उस पर तरस खा के उसे बाहर निकालने की कोशिश करे ना, तो कैटरपिलर के विंग्स में जो स्ट्रेंथ आनी थी, जो ताकत आनी थी, वो नहीं आ पाएगी और दिखने में तो वो तितली जैसा ही लगेगा लेकिन उड़ नहीं पाएगा। तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के बीच के कड़े संघर्ष को स्किप नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं ना अपने घरों में भी, हम छोटे से बच्चे पे कई बार तरस खा लेते हैं। रात को लेट सोया था, सुबह संगत पे नहीं भी जाएगा तो कोई बात नहीं। कई बार हम बच्चों पे तरस खा के उनका नुकसान ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी। किसी ने खूब कहा है, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो, डोंट गिव अप। ग्रेट। तो ऐसी ही एक संघर्ष की दास्तां सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट रंगमंच से में। भाई वाह वाह, भाई क्या बात है। चाय, ब्रेड और समोसा, आहा। ईशाना, इंतजाम तो बढ़िया किया है, लेकिन सोनिया जी फर्ज किया है। भावेश मियाँ, फर्ज नहीं अर्ज होता है। हाँ तो अर्ज किया है। सुनहरी है शाम। वाह वाह। वाह भाई वाह। सुनहरी है शाम, ढल रहा है सूरज भी वहां। ढल गया, बह गया, अरे निकल ही गया। बह तो मेरे करियर की नाव गई है और ढल तो मेरी उम्मीद गई है। ओहो, डोंट एंग्री मी। हाँ तो मैं कहा था, सुनहरी है शाम, ढल रहा है सूरज भी वहां। समोसा और ब्रेड तो आ गया, पर चटनी है कहाँ? वाह भाई, क्या बात बोली है, सो डीप। ईशाना जी, समोसा हो और चटनी नहीं, हाउ? चटनी तो मेरे अरमानों की बनी है। समझ ही नहीं आता क्या तीखा है क्या मीठा। ओहो, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस बॉय? अब क्या हुआ? पतीली पे पतीली, उसके ऊपर एक और पतीली। वाह वाह। चाय गिरा के कर दी मेरी सारी ब्रेड गीली। कौन खाएगा इसे अब? ओहो, आई एम सॉरी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। चाय तो मेरे अरमानों पर गिरी थी जब बॉस ने कहा था यू आर फायर्ड। ओफो, बस भी कर। अब कब से हम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तू बिगाड़ने में लगी है। हाँ भाई, क्या हो गया ऐसा? इतनी नेगेटिव बातें क्यों? तो और क्या करूं? खुश रहने की कोशिश कर रही हूं ना, उतना काफी नहीं है। हाँ, ऐसे उदासी में बातें करके, राइट? क्या हुआ ईशाना, कुछ बात है? यू कैन शेयर। यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा लाइफ का। एक तरफ जॉब जाने के बाद तैयारी कर रही हूँ सो दैट और बेटर जॉब मिल जाए ताकि सेल्फ डिपेंडेंट रहूं। पर सुबह जब पढ़ने बैठती हूँ तब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। दूसरी तरफ खुद का पैशन भी तो देखना है। यूट्यूब चैनल पर काम करना है, अमेजिंग वीडियोस बनाने हैं, लेकिन मेरा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया। इतनी मेहनत से बनाया था। क्या करूं अब? नहीं हो रहा मुझसे कुछ भी। तो ये बात है, लाइफ की कार रुक सी गई है मतलब। रुकी ही पड़ी है। तो क्या हुआ? सॉल्यूशन भी कार में ही है। कैसा सॉल्यूशन? देखो, जिंदगी के सफर में इस कार को चलाने से पहले समझना भी जरूरी है।
अब लाइफ में कितनी सिचुएशंस आती हैं, कुछ होंगी जहां आप चेंज कर सकते हो तो वहां सी फॉर चेंजेस ले आओ। कुछ सिचुएशंस होंगी जहां आप चेंज नहीं कर सकते तो ए फॉर एक्सेप्टेंस ले आओ और कर्म करो। और कुछ ऐसी भी होंगी जहां एक्सेप्ट नहीं कर पाओ चीज़ों को तो आर फॉर रीसेट करो अपनी सोच को, प्रोसेस को। हो सकता है कोई नया रास्ता मिल जाए, कोई नई तरकीब मिल जाए, कोई नया तरीका मिल जाए। मैं समझी नहीं कुछ। अब मानो जैसे तुम्हें पढ़ना है सुबह, पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो सी यानी चेंज कर सकते हो। चेंज किसको? अपनी स्टडी टाइमिंग्स को। और रही बात फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तो ए फॉर एक्सेप्टेंस लाओ कि वो फर्ज है तुम्हारा, तो हंसते हुए उन्हें निभाते जाओ। एंड जो तुम्हारा चैनल सस्पेंड हुआ है उस सिचुएशन में आर फॉर रीसेट करो। इट्स ओके ईशाना, आई अंडरस्टैंड, मेहनत से बनाया था, पर कब तक उसी को लेकर बैठे रहोगे? उठो और फिर से कोशिश करो। एग्जैक्टली। वो मेरी एक फेवरेट मूवी का ना डायलॉग भी है कि सक्सेस के बाद का प्लान तो सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गई तो क्या करना है इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। इसलिए लाइफ के ट्रैक पे इस कार को यूज करो और चलते जाओ, क्योंकि वो क्या है ना, सफर नहीं रुकना चाहिए ब्रो। ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। माना कि एक अपॉर्चुनिटी गई है तो और आ जाएगी। मैं ऐसे मोरल डाउन करके नहीं बैठ सकती। किस्सा ही है बस जीवन का ये एक, अभी तो पूरी पहचान बाकी है। पंख ही तो खोले हैं फिलहाल, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात बोली है। चलो ये बात तो ठीक है, अब कम से कम अब कोई चटनी तो ला दो, समोसे ठंडे हो रहे हैं। सबकी जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दोबारा प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। वाह क्या बात है। जैसे महात्मा भी कहते हैं ना कि गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरे रहना बुरी बात है। कोई ऐसा जिंदगी में अनुभव हो भी गया जहां थोड़ा कड़वाहट मन में है, तो उस कड़वाहट को बहुत लंबे समय तक साथ में लेकर के चलना वो ठीक नहीं है। उस बात को भूल करके गुरु के आदेश के अनुसार जीवन में नई दिशा की ओर बढ़ना जो गुरु ने दिखाई है वो बहुत जरूरी है। वाह मनीष जी, क्या बात है। तो जब आपने सद्गुरु के वचनों की बात की, उनके आदेशों की बात की, तो क्यों ना हम सद्गुरु की शिक्षाओं से भरा एक भक्ति गीत सुन लें? जी जरूर। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। वो आत्मा पर तेरा डेरा, यूं बीत
जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। एक बार एक सज्जन ने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया। बच्चे ने उनसे कहा थैंक यू। सज्जन ने कहा किस लिए? बच्चे ने कहा मेरी जिंदगी बचाने के लिए। सज्जन ने कहा अगर तुम्हें थैंक्स कहना ही है तो तुम बड़े होकर ये साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने योग्य थी। वाह। एवरी ब्रेथ दैट गॉड अलाउज अस टू टेक इज नॉट जस्ट अ ब्लेसिंग बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गॉड। अक्सर मनीष जी परिवार में हम कह देते हैं कि मुझे मत समझाओ या मुझे मत टोको, इट्स माय लाइफ, मैं जो मर्जी करूं, मेरी जिंदगी है जी। ये बात हम दोस्तों को, परिवार वालों को तो कह देते हैं, पर क्या परमात्मा को भी ये कह सकते हैं इट्स माय लाइफ? जिसने ये जिंदगी अता की उसके लिए मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, और मेरे अच्छे होने से सबसे ज्यादा खुशी भी उसी को होगी जिसने मुझे बनाया है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीवन का हर पहलू खूबसूरत हो। बिल्कुल ठीक। फिर चाहे वो सांसारिक पहलू हो, सामाजिक हो, व्यावहारिक हो या आध्यात्मिक पहलू हो, जिसका मजबूत होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक। बाबा जी ने एक बार फरमाया कि कौन चाहेगा कि उसके हाथ तो बलवान हो पर पैर कमजोर रह जाएं? कौन चाहेगा घुटने तो मजबूत रहें पर बाकी बॉडी पार्ट्स वीक भी हो तो कोई बात नहीं। हर कोई यही चाहता है ना कि उसका पूरा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि तभी वो एक अच्छी और खुशनुमा जिंदगी जी सकता है। एक कोचिंग सेंटर में एक टीचर ने बच्चों से उनका फुल बॉडी चेकअप कराने को कहा, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक थे। तो बच्चों ने कहा सर हम तो बीमार भी नहीं, फिर चेकअप क्यों कराएं? टीचर ने कहा हमको लगता है कि हम बीमार नहीं हैं। बॉडी में पेन का ना होना फिट होने की निशानी नहीं है। हम फिट तब हैं जब हमारी बॉडी का हर ऑर्गन अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा हो। वाह। मैंने मनीष जी खुद ये महसूस किया है कि कितने लोगों में बहुत सारे गुण होते हैं, पर किसी एक जगह पर आकर उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, उनकी सोच और समझ जैसे काम करना बंद कर देती है। फिर चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति उनके मन की नेगेटिविटी हो, उनके मन में कोई ग्रज हो या कोई ऐसी आदत हो जिसके कारण उनका अपने इंस्टिंक्ट्स पर और अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल ही नहीं रहता, और वो एक पहलू इतना कमजोर होता है कि बाकी सब गुणों पर भारी पड़ जाता है। तो यही लगा एक सूझवान व्यक्ति वही है जो अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ अपनी हर वीकनेस को भी पहचान कर उस पर काम करे। बिल्कुल ठीक कहा सविता जी, और सूझवान व्यक्ति को ही पता लगता है कि उसमें क्या कमी है। क्या बात है। तो मुझे याद आया बाबा जी ने एक विचार में फरमाया था, युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। वाह। और ये भी कहा कि जीवन के सफर को इस कदर तय करें कि वो एक सुखद सफर हो, कल्याणकारी सफर हो, जिसमें बेहतरी बेहतरी हो, अच्छाई के रूप में ही देन दी जा रही हो। जो बेहतरी लाते हैं उनकी महत्वता हुआ करती है, चाहे वो किसी के पास जाएं या कोई उन तक आए, क्योंकि उनके पास सब अच्छा, सुंदर, मिठास और चैन देने वाला ही होता है। वाह। कहा कि ब्यूटिफिकेशन ड्राइव अपने अंदर से, अपने मन से ही शुरू होगी। मन के विकारों को दूर करके, मन की विपरीत भावनाओं को दूर करके, वहां से स्वच्छता अभियान शुरू होगा। सिलसिला इकाई से ही शुरू होता है। द बेटरमेंट प्रोसेस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। जी, तो इस बेटरमेंट प्रोसेस में हम सभी आगे बढ़ते जाएं, अपने आप को और बेहतर और बेटर और सुंदर करते जाएं। तो ऐसे ही सुंदर भावनाओं और सुंदर व्यक्तित्व वाले एक महात्मा आज हमारे साथ निरंकारी स्टूडियो में मौजूद हैं जी, जिनसे हम जानेंगे उनके प्रोफेशन के बारे में। अपने अगले सेगमेंट कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो में जी। पर उससे पहले चलिए सुन लेते हैं एक भक्ति गीत। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है,
ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। चाहे तू जो बना दे, औकात मैं न भूलूं। जो कुछ भी मैं हूँ दाता, जो कुछ भी मैं हूँ दाता, सब तूने ही दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। तो मनीष जी, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक काबिल डॉक्टर होने के साथ साथ एक नेक और विचारशील सज्जन भी हैं। आध्यात्मिकता इनके जीवन का आधार है। शायद यही कारण है कि इनके हाथों में इतनी शफा है, और जो भी पेशेंट इनके पास आता है, मैंने खुद विटनेस किया है, वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में खुद को स्वस्थ महसूस करता है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रविंदर कुमार जी का। नमस्कार। नमस्कार। धन्य निरंकार जी। धन्यकार जी। तो डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप होम्योपैथी में कैसे आए? होम्योपैथी में आने की जो वजह बनी वो ये बनी कि सर एलोपैथी में एडमिशन मिला नहीं, और बीडीएस में या बाकी चीज़ों में घर वालों ने एडमिशन लिस्ट से मना कर दिया जी। होम्योपैथी एक ऑप्शन बचा जो मैं कर सकता था। उस टाइम नॉलेज थी नहीं क्या है क्या नहीं है। एडमिशन ले लिया, पढ़ना स्टार्ट किया। अब कहा जाए तो मजबूरी भी हो सकती है, तो वो कि ऑप्शन नहीं था, और कहा जाए तो एक प्रभु का दिया हुआ रास्ता है। हमें लगता है कि आज मेरे साथ जो हो रहा है वो शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये मिल रहा है जी। कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ये चीज़ समझ में आती है कि शायद वही मेरे लिए सबसे अच्छा था। उस टाइम मुझे भी लगता था कि होम्योपैथी में एडमिशन ले लिया, फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। सब बोलते थे कि नाम के डॉक्टर होते हैं, मीठी गोली वाले डॉक्टर होते हैं। बट आज समझ में आता है कि अगर भगवान ने कुछ रास्ते बंद किए थे, शायद उसकी वजह थी कि द ओनली ऑप्शन ही हैड गिवन मी वाज द बेस्ट ऑप्शन। पर वो फील्ड जो आपके अपने इंटरेस्ट की भी नहीं, और जो आप परिवार के कहने पर कर रहे हैं, और ऊपर से उस फील्ड के बारे में आपने इस तरह की बातें भी सुनी हैं, तो फिर आपको क्या उसमें इंटरेस्ट आया? आई हैड टू मेक बेस्ट ऑफ माई लास्ट ऑप्शन। ये कमाल की बात है। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था कि मुझे एक्सेल करना है, आइदर दिस वे और दैट वे। जब मुझे लगा कुछ भी नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं, तो मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। सेकेंड ईयर से मैंने बाहर निकलना स्टार्ट किया, अलग अलग क्लिनिक्स को विजिट करना स्टार्ट किया, डॉक्टर से मिलना स्टार्ट किया जी, जो रियल होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे थे और लाइफ में काफ़ी एक्सेल कर चुके थे। वहाँ से एक हिम्मत जगी कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये उस पाथ पे चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं। वो अलग बात थी कि उनकी परसेंटेज बहुत कम थी, एंड उन डॉक्टर से मुलाकात हुई, उनसे गाइडेंस मिली, नॉलेज मिली। वक्त के साथ उनको मैंने असिस्ट भी किया थ्रू आउट माई सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ऑफ ईयर कॉलेज जी। आफ्टर पासिंग आउट मैंने एक साल दोबारा उनको असिस्ट किया। 2010 में मैंने अपना क्लिनिक ओपन किया। आज 12 साल हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब की बात सुन के मनीष जी, मुझे वो किसी की कही एक बात याद आई कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो, और अगर ऐसा ना हो पाए तो अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लो। तो डॉक्टर साहब ने कुछ वैसा ही किया। एग्जैक्टली। उन्होंने अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाया, और इसके साथ ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन्होंने डाले वो कमेंडेबल है कि किस तरह ये अलग अलग डॉक्टर्स से मिले, इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने इस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की। तो ये जो हमारी स्किल के साथ हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट होता है ना, वो उसको
बाकी और सबसे डिफरेंट बना देता है और वो उसमें इनोवेशन ले आता है। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो ध्यान में आ रहा है, एज वी ऑलवेज हियर दैट होम्योपैथ इज एन ऑल्टरनेट साइंस, हाउ डज दिस वर्क? पहली बात तो जैसे बोलते हैं कि इट्स अल्टरनेट पैथी, मी एंड माई कलीग्स हम कभी नहीं मानते हैं अल्टरनेट पैथी है। वी आर द ओनली पैथी विच कैन क्योर रियली इनक्योरेबल डिजीज एंड अनट्रीटेबल डिजीज। हमारे टीचर्स ने जो हमें सिखाया वो ये सिखाया कि इट्स ए रियली डीप पैथी, इट्स ए रियली एडवांस साइंस, यूज इट टू क्योर द रियल इनक्योरेबल डिजीज। वाह, कमाल है। बट कंडीशन इज़ कि आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मेहनत आपकी होनी चाहिए। साइंस में बहुत कुछ है, समुद्र में बहुत कुछ होता है, हीरे निकाल के लाने पड़ते हैं, उसके लिए डुबकी लगानी पड़ती है, गहरा जाना पड़ता है। तो साइंस में भी जितना गहरा जाएंगे उतना बहुत कुछ है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, जब भी आपके पास दवाई लेने के लिए आना हुआ तो आपको और पेशेंट्स के साथ भी बात करते देखा, या जब आपने मुझसे भी जो उस समय मुझे प्रॉब्लम है उसके बारे में बात की, तो हमेशा मैंने देखा कि आप जो वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में तो आप पूछते ही हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, पर इसके अलावा आप जो उस समय मेरा मेंटल स्टेट चल रहा है या जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ, आप ज़रूर उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, और फिर आप वो सुनकर जो है वो एक दवाई हमें प्रोवाइड करते हैं। तो वो होम्योपैथी में और भी कई डॉक्टर्स को इस तरह से देखा है, तो वो इस तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं आपको ट्रीटमेंट देने में? ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैंने बीमारी बताया, मैंने रिपोर्ट्स दिखाए और आप दवाई दे दीजिए, बट इट्स नॉट द वे होम्योपैथी वर्क्स मैन। इन होम्योपैथी वी ट्रीट मैन इन डिजीज़, नॉट डिजीज़ इन मैन। अच्छा, हम बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, उस बीमार इंसान को ठीक करते हैं। वाह। अगर हम इंसान की बात करें तो उसके अंदर उसके हाथ और पाँव अलग नहीं है, उसका हार्ट अलग नहीं है, उसका ENT अलग नहीं है जी, उसका ब्रेन अलग नहीं है, उसका इमोशन अलग नहीं है, उसका बॉडी अलग नहीं है। वी हैव टू टेक एवरी पार्ट। हमें इमोशनल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट एंड फिजिकल एस्पेक्ट एंड मोर और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, चारों को साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, अगर हम चारों को साथ नहीं लेंगे तो इट्स नॉट होलिस्टिक साइंस। इट्स नॉट होलिस्टिक साइंस। वो पूरी बॉडी को नहीं क्योर कर रहा है। फिर आप सिर्फ एक लीवर को ठीक कर रहे हो, लीवर में जो वजह बनी है खराब होने की वो आप ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, आपको उस बेस को समझना पड़ेगा, उसको वहाँ से क्योर करना पड़ेगा, तभी रीज़न ठीक होगा, तभी बीमारी पूरी तरह जाएगी, नहीं तो रिकर करती जाएगी, बार बार आती जाएगी। कमाल की बात है। Absolutely, I would say this is a deep science. इफ़ यू से कि होम्योपैथी जड़ से ठीक करती है, बेस से ठीक करती है जी, वो तभी करती है सर जब आप सारे के सारे एस्पेक्ट को साथ लेके चलते हैं। आपने उसका इमोशन समझा है जो उस बीमारी में है, उससे पहले और उसके बाद का, उसके मेंटल एस्पेक्ट को समझा है कि उसने उस बीमारी में या उस सिचुएशन में कैसे रिएक्शन दिया, और उसके बाद उस बीमारी को समझा है कि वो बीमारी उसके बॉडी में कैसे बिहेव कर रही है। अच्छा, इन तीनों एस्पेक्ट्स को देख के ही आप दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा कुदरत ने उस इंसान को कैसा बनाया, मोटा बनाया है, पतला बनाया है, उसके बाल माहीन बनाए हैं, ब्राउन बनाए हैं कि वाइट बनाए हैं, ब्लैक बनाए हैं, उसके आईलैशेस कैसे हैं, उसका स्किन कैसी है, ड्राई है, मॉइस्ट है, ऑयली है, उसका बिल्ड स्ट्रक्चर कैसा है, द वे ही स्पीक्स, वो आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट होम्योपैथी। कमाल है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये हमारे मन के भाव और विचार, क्या ये भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। इवन आज के टाइम में साइंस भी ये बात मानती है कि आप जो थॉट रखते हैं या कोई इमोशन आपके पास में आया है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से जी, वो इमोशन जो है आपके किसी ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करता है। उस टारगेट करने के बाद में वहाँ स्वेलिंग आती है, उस एरिया से उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर एक इन्फ्लेमेशन आता है और बीमारी स्टार्ट होती है। तो वी कैन से कि एवरी इमोशन, एवरी थॉट गिव यू सम डिजीज। डिपेंड करता है कि उस इमोशन की इंटेंसिटी कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर एक बीमारी आएगी। तो दिस इज द साइंस विच इज होम्योपैथी। इन दैट वे वी गेट टू नो कि बीमारी ये था, इंसान का रिएक्शन ये था और शरीर पे रिएक्शन आया। जब तक हम इस तीनों पार्ट को समझेंगे नहीं तब तक हम पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए इतना पूछा जाता है, लंबी लंबी केस टेकिंग होती हैं, और until we don't get to the root cause of disease we can't prescribe। जी, होम्योपैथी जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। इट्स अ कंप्लीट साइंस बट इट्स आल्सो आर्ट, उस पेशेंट से उसको निकालना। वाकई आज मैंने होम्योपैथी का ऐसा डायमेंशन देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सच में। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल और जहन में आ रहा है कि अभी आपने जिस तरह से बताया तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे भाव और हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर। तो आप बहुत आध्यात्मिक भी हैं,
तो किस तरह से स्पिरिचुअलिटी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में? तो आपके अनुसार आध्यात्मिकता क्या है? Actually, I'm kind of person who believe in oneness. Oneness with your soul, oneness of your soul with the nature, with the surrounding of you, and with the universe. And more importantly, with the source of your soul, which we call the supreme power. You can say the creator of your soul, the creator of universe. जी. The part of him which is inside me is inside you also. Is inside everybody. सब में है. सब में है मैम. जब वो सब में है, इस थॉट को अगर मैं लेके चल रहा हूँ, that is spirituality. वाह, कमाल है. यही तो प्रैक्टिस हमें भी हमारे सद्गुरु ने कही है कि हर पल याद रखना कि मैं किसका अंश हूँ, और इस निराकार परमात्मा के साथ कनेक्ट रहना ही एक वननेस का रियल मीनिंग है. बिल्कुल. और ये तो और अच्छा हो जाता है जब एक बाय प्रोफेशन आप जैसे डॉक्टर हैं और एक स्पिरिचुअल बीइंग भी हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब निकल के सामने आता है तो पेशेंट को बहुत जल्दी और बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है. इसमें कोई शक नहीं. बिल्कुल. तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज इतने सारे हमें गुर बताए कि किस तरह से हम अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, क्योंकि उनका सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है. तो ये कहीं जहाँ हमें एक कॉशियस रहने के लिए प्रेरणा देता है, वहीं मन में एक डर भी जगाता है, और वो डर भी ज़रूरी है, जैसा कि हमने अभी बात की. तो डॉक्टर साहब, आप जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं से, सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे? कहना सिर्फ यही है कि बैलेंस लाइफ जिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, अच्छा खाइए, फ्रूट्स खाइए जितना खा सकते हैं, लिक्विड लीजिए जितना ले सकते हैं, और डेली वर्कआउट कीजिए. फिजिकल बॉडी को भी ठीक रखिए, माइंड के लिए सत्संग कीजिए, और अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए. तो बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस रहा जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. पूरी स्टूडियो टीम की ओर से, सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से शुक्रिया, धन्यवाद. शुक्रिया, धन्यवाद मैम. थैंक यू मैम. धन्यवाद जी. मनीष जी, कभी जब किसी एक्टर के बारे में गूगल करो तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आती है उसमें लिखा होता है ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज रोल, और जो भी उसने बेस्ट रोल निभाया होता है उस रोल का उसमें जिक्र होता है जी. तो एक दिन जब किसी एक्टर को गूगल किया जी, तो
पढ़कर यही ख्याल आया कि मेरी ज़िंदगी के बारे में भी जब कोई अपने मन में गूगल करेगा तो क्या लिखा आएगा? आई एम बेस्ट नोन फॉर माई विच रोल। जी। एक ऐसा रोल जो दिलों पे अपनी छाप छोड़ गया, जिसे याद करके सबके लबों पे मुस्कान आई, या एक ऐसा रोल जिसे कोई कभी याद नहीं करना चाहता। जैसे मुझे याद है आदरणीय विवेक शौक जी के प्रेरणा दिवस कार्यक्रम में बाबा जी ने उनके जीवन के बारे में बताते हुए फरमाया कि किस तरह विवेक शौक जी ने बेटे के, पति के, पिता के, एक अच्छे वक्ता, गीतकार, एक भक्त के भी हर रोल को बखूबी अदा किया। कला की दुनिया में भी 100% देने का उनका हमेशा प्रयास रहा। बाबा जी ने फरमाया एक दूसरा पहलू भी होता है, किसी में हुनर होता भी है पर वो सटल ही रह जाता है। पर विवेक शौक जी को मालिक ने जो भी हुनर बख्शे, उन्होंने अपने हर हुनर को खूबसूरती से निभाया, निखारा और इसलिए हर किसी के दिल में एक ऐसा स्थान बनाया जो कभी नहीं मिट सकता। फिर बाबा जी ने कहा, देयर आर मैनी पीपल हु डाई बिफोर दे एक्सपायर एंड देयर आर पीपल who do not die before they expire, they live before they expire, and after they expire, they keep on living in our hearts. तो अपना रोल मुझे खुद ही चूज करना है, खुद ही उसे अच्छे से निभाना भी है, खुद को खुद ही मनाना और समझाना है। ये कुछ पंक्तियां जो जहन में आई आपसे साझा करना चाहूंगी। जी। चलो ना खुद को खुद समझाएं, नई सुबह है नई हवाएं, बीत गया जो भूल के उसको नई दिशा में कदम बढ़ाएं। कैद हैं जो सदियों से दिल में, हर अरमा को पंख लगाएं। नए रूप और नए रंग में क्यों ना हम भी रंगते जाएं। कभी सुना ना कभी पढ़ा जो, ऐसा एक इतिहास रचाएं। चलो ना खुद को खुद समझाएं। वाह, बहुत सुंदर भाव आपने भी जो रखे। मुझे भी ये ध्यान आ रहा था कि कितना ज़रूरी है कि थोड़ा अपने आप से ऊपर उठ के जिया जाए, इन भावनाओं के साथ जिया जाए। क्योंकि मुझे याद है कि एक महात्मा वो फरमा रहे थे कि जीवन वो होना चाहिए कि आपका रोल ख़त्म होने के बाद भी तालियां बजती रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जीवन को उस तल से देखा जाए कि मेरे जीवन में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेरी फैमिली के लिए नहीं, पूरे पास पड़ोस के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे समाज के लिए मैं क्या दे पाया। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है पल प्रतिपल इस भाव को जिंदा रखना कि मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे जीवन को परमात्मा भी देख रहा है हर मोमेंट को जीते हुए, और मेरा पास पड़ोस भी देख रहा है। तो मुझे हर जीवन के पहलू को इस प्रकार जीना है कि जिसमें मुझे इस बात की कभी शर्मिंदगी महसूस ना हो, हमेशा गर्व रहे मेरे गुरु की शिक्षाओं पर, सच्चे पातशाह सदगुरु के जो फरमान आ रहे हैं कि मैं उस पर चल रहा हूँ कि नहीं। हर पल अपने आप को देखने की ज़रूरत है। क्या बात है मनीष जी। तो आपके ये विजडम भरे शब्द सुनकर मुझे अपने अगले सेगमेंट पर्ल्स ऑफ विजडम का ध्यान आ गया जी। तो चलिए सुनते हैं पर्ल्स ऑफ विजडम में कुसुम जी को। मैंने जिंदगी से पूछा, ऐ जिंदगी तू क्या है? जिंदगी ने कहा, जो तू बनाना चाहे। मैंने पूछा, तेरी कीमत क्या है? जिंदगी ने हंस के कहा, जो तू लगाना चाहे। ऐसे ही एक बार एक लड़के ने अपने पिता से पूछा, पापा मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? तो उसके पिता ने कहा, अगर तुम सच में जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर दे रहा हूं, इसे लेकर बाजार जाओ और कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो तुम उससे कुछ कहना मत, बस 2 उंगली दिखा देना, और हाँ ध्यान रखना इसे बेचना भी मत। वो लड़का बाजार गया और कुछ देर वहां उस पत्थर को लेकर बैठा रहा। थोड़ी देर में उसके पास एक बुजुर्ग माता आई और उस पत्थर की कीमत पूछने लगी। तो उस लड़के ने अपने पिता के कहे अनुसार कुछ कहा नहीं, बस 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। तो उस बुजुर्ग माता ने कहा, अच्छा 200 रुपये, ठीक है
मैं दे देती हूँ और ये पत्थर मुझे दे दो। बच्चा हैरान रह गया, सोचने लगा एक पत्थर की इतनी कीमत। वो दौड़कर अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी, मुझे बाजार में एक बूढ़ी माता मिली थी, वो इस पत्थर के 200 रुपए देने को तैयार थी। पिता ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और कोई कुछ भी कहे तुम बस अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर देना। लड़का म्यूजियम गया। वहां पर एक आदमी की नजर उस पत्थर पर गई। उसने कीमत पूछी। बदले में बच्चे ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर दी। उस आदमी ने कहा, अच्छा 20,000 रुपए, ठीक है, ये लो रुपए और पत्थर मुझे दे दो। लड़का फिर हैरान हुआ और फिर अपने पिता के पास पहुंचा, सारी बातें बताई। पिता ने फिर उसे जौहरी की दुकान पर भेजा और वही बात दोहराई। वो लड़का जौहरी की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग वहां बैठे हैं। उन बुजुर्ग ने बच्चे के हाथ में वो पत्थर देखा तो हैरान रह गए। उसने वो पत्थर बच्चे से ले लिया और बहुत आश्चर्य से बोले, इस पत्थर की तलाश में मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी, तुम्हें ये कहां से मिला? तुम इसे कितने में बेचोगे? लड़का चुप रहा और बस अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर दी। तो वो बुजुर्ग बोले, अच्छा 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं देने को तैयार हूं, कृपया ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो फिर दौड़कर अपने पिता के पास गया। उनसे सारी बातें बताई। फिर पूछा, एक पत्थर की अलग अलग इंसानों के पास अलग अलग कीमत, फिर भी आप इसे बेचने को तैयार नहीं, आखिर माजरा क्या है? उसके पिता बोले, ऐसी ही है हमारी जिंदगी की कीमत भी। जिंदगी की कीमत यानी आपकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने को कहाँ रखते हो। ये फैसला आपको करना है कि आपको 200 का पत्थर बनना है या 2 लाख का या उससे ऊपर का हीरा, या फिर खुद को अनमोल बना लेना है। ये पूरी तरह से आपके ही हाथ में है। सच में हम खुद ही अपनी कीमत बढ़ाते और घटाते हैं। हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारी सोच ही हमारी कीमत तय करते हैं। हमें कहाँ, किस वस्तु के लिए किस हद तक खुद को गिराना या उठाना है, ये हमारे ही बस में है। जब हम अपने विचार, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों के जरिए खुद को प्रेम के काबिल बना लेते हैं तो हमारी यही जिंदगी अनमोल हो जाती है। किसी ने कहा है, जिंदगी की कीमत उतनी है जितनी जीने का मकसद। मकसद अगर ऊंचा है तो अनमोल है जिंदगी। कही है ऊंची से ऊंची बातें जो कह गए हैं वो जिंदगी दे। कही है ऊंची से ऊंची बातें जो कह गए हैं वो जिंदगी दे। ना बू हो जिसमें गरज की कोई, तू बंदा परवर वो बंदगी दे। हम अपनी मर्जी से कुछ करें ना, तू जैसा चाहता है वैसा कर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। पढ़ाया सब ने, माता पिता ने, टीचर ने, किताबों ने, वेदों ग्रंथों ने, पर एहसास सिर्फ एक ने कराया, सद्गुरु ने। सद्गुरु ने ये एहसास करा दिया कि एक सबसे बड़ी क्षमता, सबसे बड़ा पोटेंशियल, सबसे बड़ा गुण जो इंसान को दे के भेजा गया वो है अनुभूति का गुण। वो सिवाय इंसान के किसी और को नहीं दिया गया और यही गुण इंसान को भगवान तक लेकर भी जाता है और अपने असली अस्तित्व से रूबरू भी करा देता है। दुनियावी अगर हर उपलब्धि, हर प्राप्ति कर भी ली पर खुद को नहीं जाना, अपने बनाने वाले को नहीं पहचाना, तो ये जन्म भी व्यर्थ ही जानो।
और सद्गुरु ने ये भी एहसास कराया कि जैसे हर बच्चे में माता पिता के कोई ना कोई गुण अवश्य होते हैं, वैसे ही ईश्वर का अंश होने के कारण ये ईश्वरीय गुण तुम्हारे ही गुण हैं और तुम्हें हर गुण को जीना है, चेतन रहना है, विकार रहित होना है, सहज अवस्था प्राप्त करनी है और हर पल परमात्मा से जुड़े रहकर अपने असली अस्तित्व यानी आनंद में निवास करना है। तो जिन्होंने ये एहसास कराया, जीना सिखाया, ऐसे सद्गुरु के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सब उनके लिए अपना बेस्ट वर्जन बने, इस क्रिएटर की बेस्ट क्रिएशन बने। और ऐसे ही कुछ भाव लिखने वाले ने भी इन पंक्तियों में लिखे। I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work, the more I live. I rejoice in life for its own sake. Life is no brief candle to me. It is sort of a splendid torch which I have a hold of for the moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handing it over to future generations. वाह सविता जी, आपके ये भाव सुन के मेरे दिल में भी कृतज्ञता का भाव आ रहा है। और संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह जी ने भी लिखा है ना कि एहसान जो कीते पूरे सतगुर, बदला नहीं चुका सकदा, कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकदा। सच्चे पातशाह, आपके इस जुलाई के महीने में जो आप जिस सदगुरु रूप में अवतरित होना, सारे मानवता पे आपका उपकार है। इस एपिसोड के आखिरी चरण में आप जी से यही अरदास है कि आपके दिखाए हुए रास्ते पे हम सभी चलते चले जाएं। आप हमें अंधकार से प्रकाश में लेके आए हैं, तो हम सदा प्रकाश में ही रहें और सब तक इस रोशनी को पहुंचाने में योगदान दे सकें। आपकी ये दुनिया और भी ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाए। वाह मनीष जी, और इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए हमारा भी योगदान 100% रहे जी। तो अब विदा लेने का समय हो चुका है। जाते जाते अपने श्रोताओं को हम जोड़े जाते हैं सद्गुरु के इस पावन संदेश के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। जिन सबको ये परमात्मा की पहचान हो गई है वो मुबारक, और जिनको नहीं हुई वो भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे, जब एक बार ये प्राप्ति हो गई तो फिर ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको संभाल के ही बस रखना है, उसको हर पल अपने जीवन के ये लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और जब ये ऐसा होता है तो वाकई ही हम एहसास भी करते हैं कि हम एक बेटर इंडिविजुअल हो गए हैं, हम एक बेहतर मनुष्य हो गए हैं, मानवीय गुण हमारे अंदर और ज़्यादा पहले से भी आ गए हैं। फिर हम कुछ किसी का दर्द अगर सुनते भी हैं तो वो एक महसूस अपने आप होता है और मन अंदर से कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह हम अपनी सेवा दूसरे के प्रति करें कि दूसरे की ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई सुधार ला सकें। तो जब हम इस प्रकार अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे सारी बुरी आदतें भी हमसे हटती रहती हैं। तो कैसे, जब हम अपने लिए जो कहते हैं कि निस्वार्थ होके, पूरा सरेंडर्ड भाव में अर्पित होके जब जीना पूरे संसार के लिए शुरू कर देते हैं तो वाकई ही वो जीना मुबारक होता है, वो ज़िंदगी मुबारक है।